वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अक्टूबर महीने के इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कि ऑस्ट्रेलिया और मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। मालाबार एक्सरसाइज क्या होता है? मालाबार एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए की एक द्विपक्षीय बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज थी जो 1992 में स्टार्ट की गई। बाद में इसे ट्राइलेटरल बनाया गया, जापान को इसमें इंक्लूड किया गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था पहले, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी एक ऑस इंडेक्स नाम की नेवल एक्सरसाइज करता था। हाल ही में इंडिया और इंडिया के सभी जितने ये राष्ट्र हैं जिनके साथ इंडिया प्रयास ये नेवल एक्सरसाइज करता है, इन सभी को लगा कि चाइना का प्रकोप बहुत बढ़ रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव पोस्चर में आ रहा है, तो इन लोगों ने क्वाड बनाने की संभावना व्यक्त की थी 4 देशों का। अब जैसे ही मालाबार एक्सरसाइज में, जहां पहले जापान ऐड हो गया 2015 में, अब जो ऑस्ट्रेलिया के ऐड होने के बाद जो क्वाड है उसको ज़्यादा ये एक शेप दिख रहा है कि हाँ अब क्वाड के बनने के आसार बहुत ज़्यादा हैं और इन्हें चाइना का डर भी नहीं है, क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने इंक्लूड नहीं किया था इसमें। और जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की अलग से एक्सरसाइज थी ऑस इंडेक्स, उसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया था और ज़्यादा एक्सपेंड किया था, पर उनको अपने मालाबार एक्सरसाइज में ऐड नहीं किया था ऑस्ट्रेलिया को, ना ही उन्होंने ऐसी कोई दिलचस्पी ज़्यादा दिखाई थी। पहले बातें हुई थी पर आगे बढ़ नहीं पाई थी। अब इसका मतलब ये भी है कि क्वाड्रिलेटरल जो सिक्योरिटी डायलॉग है, जो कि इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है जापान, इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का, वो हुआ है, और जिसमें कि सेमी रेगुलर समिट्स होती हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, मिलिट्री ड्रिल होता है। इनमें डायलॉग के साथ साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, जिसे एक्सरसाइज मालाबार भी कहते हैं, और इसमें डिप्लोमेटिक मिलिट्री अरेंजमेंट की जाती है। और ये इसीलिए देखा जाता है इसको कि चाइना का जो इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बढ़ता जा रहा है इस रीजन में, उसे कंट्रोल करने के लिए, इस रीजन में जो चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है उसको बैलेंस करने के लिए, जो इस रीजन के 3 देश हैं, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, तीनों का प्रयास है अमेरिका के साथ मिलकर कि उन पे चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए जाए। ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के कुछ इंडिजीनियस फीचर्स हैं, जैसे कि इंडिजीनियस बूस्टर लगाना, या फिर एयर फ्रेम सेक्शन है जो कि इंडिजीनियसली बिल्ड किया गया है, उसको सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो आप सबको पता होगा कि ये रशिया और इंडिया का जॉइंट वेंचर है। इंडिया की तरफ से DRDO मतलब कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और रशिया की तरफ से NPOM, इन दोनों ने मिलके ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया है। ये जो नाम है ब्रह्मोस, ये जो ब्रह्मोस का BRAH है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर से लिया गया है। और रशिया में एक और रिवर है जिसका नाम है मोस्कवा जो रिवर है वो रशिया का है, और वहाँ से मोस नाम लिया गया है, तो नाम दोनों रिवर सिस्टम से है। फीचर्स की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि 2.8 मैक से चलता है। इसका मतलब ये है कि लगभग साउंड की स्पीड से 3 गुना स्पीड इसकी है। मल्टी प्लेटफॉर्म है, मतलब कि इसको हम लोग लैंड, एयर या सी किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं। मल्टी कैपेबिलिटी मिसाइल है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, रात और दिन कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो वेदर का, उससे कोई मतलब नहीं होता, ये अपना काम पूरा करेगा। इसीलिए इसको तीनों फोर्सेस में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों जगह पर इसको इंडक्ट कर दिया गया है। फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, मतलब कि एक बार हमने फायर कर दी तो उसको बाद में गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं, वहाँ पर यह डिप्लॉय किया हुआ सबसे हेवीएस्ट वेपन है। ब्रह्मोस मिसाइल जो सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट पर लगाया गया है, उसकी वेट 2.5 टन के अबाउट है। शुरुआती दौर में ब्रह्मोस मिसाइल का जो रेंज है वो 300 किलोमीटर्स के आसपास था, बट जून 2016 मतलब कि जून 2016 के बाद, जब से इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR का पार्ट बन चुका है, तब से इसकी रेंज बढ़ाने की बात की गई थी, और अब इसकी रेंज इन्हांस होके 450 से 600 किलोमीटर्स तक की हो चुकी है ब्रह्मोस मिसाइल की। इस मिसाइल में बहुत सारे इंडिजीनियस फीचर्स लगाए गए हैं, जैसा कि हमने बात किया, इंडिजीनियस बूस्टर और एयर फ्रेम सेक्शन है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिजीनियस सब सिस्टम्स भी इसके अंदर में लगा दिए गए हैं। एडवांटेज यही है कि जो भी ऐसे बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, लाइक चाइना वाला बॉर्डर है या फिर यहाँ पर पाकिस्तान वाला बॉर्डर है, आप दोनों जगह पर देख सकते हैं कि लद्दाख में इसको डिप्लॉय कर दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न सेक्टर वाले रीजन में इसको डिप्लॉय कर दिया गया है।
साथ ही साथ इंडिया एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल को ही और एडवांस स्टेज में ले जाके ब्रह्मोस 2 नाम से एक नया हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की बात हो रही है। अभी ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक है। जब ये हाइपरसोनिक हो जाएगी तो इसकी स्पीड मैक 7 हो जाएगी, मतलब ये साउंड की स्पीड से 7 टाइम्स फास्टर ये ट्रैवल कर सकता है। और उस टाइम पर इसके पास ये भी पावर होगा कि ये हार्ड एंड टारगेट्स को भी टेक आउट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो ज़मीन के अंदर बंकर्स लगे रहते हैं या फिर जो ज़मीन के अंदर वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती है बहुत सारे कंट्रीज़ में, उसको भी ध्वस्त करने की क्षमता ब्रह्मोस मिसाइल के पास आ जाएगी। अगला आर्टिकल हमारा एक्सरसाइज बोंगो सागर से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में एक्सरसाइज बोंगो सागर का सेकेंड एडिशन 3 अक्टूबर 2020 को कंडक्ट किया गया इंडिया और बांग्लादेश के नेवी के बीच में। इसका पहला एडिशन 2019 में किया गया था। बेसिक मकसद इसका यही है कि हम लोग इंडिया और बांग्लादेश की जो भी नेवी है इनके बीच में एक इंटर ऑपरेबिलिटी आ सके, मतलब कि एक दूसरे का सहयोग कर सकें। कोई भी अगर जॉइंट ऑपरेशन करना है तो उसमें ये दोनों अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें। तो इसी तरीके से अलग अलग मैरीटाइम एक्सरसाइज और ऑपरेशन एक बड़े स्पेक्ट्रम पर ये लोग कंडक्ट करते हैं। पार्टिसिपेंट्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली इंडियन नेवी और बांग्लादेश की नेवी इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया। इनके मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर जो 3rd एडिशन की बात हो रही है वो INBN कॉर्पेट का भी है। इसी से फॉलो करते हुए एक्सरसाइज बोंगो सागर रखा गया था। इंडिया बांग्लादेश कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, इसमें क्या होता है कि जो भी कंट्री पार्टिसिपेट करती है वो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन पर एक जॉइंट पेट्रोलिंग कंडक्ट करती है। साथ ही साथ इससे ये दर्शाता है कि हम लोगों ने इस कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल के चलते दोनों नेवीज़ ने कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे का सहयोग किया है। अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ उन बॉर्डर्स पर या फिर उन मैरीटाइम जोन पर हो रही है तो उसको ख़त्म करना, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसको ख़त्म करना, स्टॉप करना, इस तरीके का काम होता है ऐसे जॉइंट पेट्रोलिंग से। इसके अलावा इसके और भी सिग्निफिकेंस है। एक्सरसाइज बोंगो सागर का सबसे पहला सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया का एक सागर विजन है। सागर का मतलब है यहाँ पर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये जो सागर विजन है वो और स्ट्रेंथन हो रही है और इंडिया इस तरीके से दिखा रहा है कि भाई देखो हम बांग्लादेश की नेवी को कितना तवज्जो दे रहे हैं, कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। साथ ही साथ ये इस बार का जो एक्सरसाइज बोंगो सागर था वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इस बार 100th बर्थ एनिवर्सरी थी बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिनको हम लोग मुजीब बर्शो के नाम से बोलते हैं। ये जो मुजीब बर्शो है ये कनेक्ट किया जा रहा था इस बार और इसी उपलक्ष्य में ये एक्सरसाइज बोंगो सागर भी कनेक्ट कर दिया गया, तो इसीलिए और इम्पॉर्टेंट हो गया। इससे इंडिया बांग्लादेश के बीच के रिलेशन को और मजबूती मिलेगी। कल्चरल बॉन्ड्स हमारे बीच में बहुत अच्छे से शेयर होते हैं, इसीलिए उनके ऊपर भी हम आसानी से और मजबूती हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा विजन है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने का, एक रूल बेस्ड ऑर्डर बनाने का, उस बेसिस पर भी एक अच्छा खासा हमने एक विजन तैयार कर लिया है इस एक्सरसाइज बोंगो सागर के अंदर में। हमारा अगला आर्टिकल इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP के बारे में है। ITBP का अभी स्थापना दिवस मनाया गया कुछ समय पहले। ITBP सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के तहत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत ये काम करती है। 24 अक्टूबर 1962 को इसे स्टैब्लिश किया गया था इंडिया चाइना वार के दौरान। ये हमारे बॉर्डर्स को गार्ड करती है। हाई एल्टीट्यूड मतलब पहाड़ी इलाके जहां पर नॉर्मल फोर्सेस थोड़ी सी कम इफिशिएंट हो जाती हैं, वहां पर ITBP बहुत इफिशिएंसी के साथ काम कर पाता है, बिकॉज ये ऐसे टेरेन में काम करने के लिए ट्रेन कर दिए जाते हैं। अगर हम बात करें इनके रोल की तो ये इंडो चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय किए जाते हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का पूरा इलाका इनकी निगरानी में होता है और अपनी मुस्तैदी और विजिलेंसी के लिए जाने जाते हैं। ITBP फोर्सेस की बात करें तो ये इंटरनल सिक्योरिटी टास्क परफॉर्म करने के साथ साथ कुछ और भी तरीके के फंक्शंस इंडिया के लिए परफॉर्म कर देते हैं, लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट में, सिविल मेडिकल कैंपिंग, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल या केमिकल डिजास्टर के दौरान, या UN पीस कीपिंग मिशंस में भी ये अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ITBP इनिशियली सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट के तहत अपना काम करती थी, हालांकि बाद में 1992 में एक ITBPF एक्ट पास कर दिया गया और अब ये उसके तहत अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आर्टिकल INS कावारत्ती के बारे में है। INS कावारत्ती को अभी शेड्यूल कर दिया गया है कि इंडियन नेवी को इसे सौंप दिया जाएगा, जो नेवल डॉकयार्ड हमारा विशाखापट्टनम में है वहां पर। INS कावारत्ती ये है क्या? इट इज
लास्ट ऑफ 4 इंडिजीनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टिल्थ कॉर्वेट। अभी जो लंबी चौड़ी लाइन है, ये जो आईएनएस कावरत्ती का लंबा चौड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, इसका मतलब क्या है, एक एक करके एक एक वर्ड करके देखेंगे तो आसानी हो जाएगी। लास्ट ऑफ 4 है, इसका मतलब साफ है कि 4 बनने थे और ये चौथा वाला है, यानी कि लास्ट वाला है। आपके मन में उत्सुकता आएगी कि बाकी के 3 कौन से हैं, वो भी देख लेंगे। अभी तो इतना क्लियर हो गया कि 4 बनने थे, जिसमें ये चौथा और आखिरी है। इंडिजीनियसली बिल्ट है, इसका मतलब इसे हमने यहां पर ही बनाया है, इंडिया में बनाया है, कहीं किसी से मंगाया नहीं है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टिल्थ कॉर्वेट है। एंटी सबमरीन है, मतलब सबमरीन्स को टारगेट करके इसे प्रिपेयर किया गया है, ताकि जो इंडिया की सीज हैं उनमें अगर कोई एनिमी कंट्री का सबमरीन आता है या अगर कोई डिटेक्शन करना चाहता है, यहां पर कुछ जासूसी वगैरह करना चाहता है, तो हम आसानी से पता लगा सकें। स्टिल्थ कॉर्वेट है। स्टिल्थ कॉर्वेट का मतलब ये होता है, स्टिल्थ का मतलब तो साफ है कि मतलब इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकेगा सोनार के द्वारा, रडार के द्वारा। देखिए, कोई भी जो वॉरशिप होता है वो स्टिल्थ अपने बिल्डिंग मटेरियल और साइज की वजह से होता है। मैं आपको बता दूं कि जो स्वीडन है ना, उनके जो वॉरशिप्स होते हैं उनकी स्टिल्थ एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उन्हें रडार और सोनार आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। वैसे तो हर देश अब स्टिल्थ फीचर वाले जो वॉरशिप्स हैं उनको डेवलप करने लगे हैं। कॉर्वेट है। कॉर्वेट का क्या मतलब होता है? कॉर्वेट का मतलब सिंपली वॉरशिप होता है, मतलब ऐसा शिप जिसे हम लड़ाई में, जंग के मैदान में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कॉर्वेट का मतलब सिर्फ जंगी जहाज नहीं होता या वॉरशिप नहीं होता। देखिए, आपने एक शब्द और सुना होगा, फ्रिगेट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रिगेट एंड कॉर्वेट? एक्चुअली में ये वॉरशिप के साइज होते हैं। अगर कोई वॉरशिप बहुत बड़ा है, उसका साइज बहुत ज्यादा है, तो उसे फ्रिगेट कहा जाता है। अगर उसका साइज उससे थोड़ा कम है, मॉडरेट है, तो उसे कॉर्वेट कहा जाता है। और अगर साइज बहुत छोटा है तो उसे स्लूप ऑफ वॉर कहा जाता है। देखिए, ये चीज यहां डिस्क्रिप्शन में ऐड की है विद द नोट कि जो बहुत बड़े वॉरशिप्स होते हैं उन्हें फ्रिगेट कहा जाता है, फ्रिगेट से जो छोटे होते हैं उन्हें कॉर्वेट कहा जाता है, और जो कॉर्वेट से भी छोटे होते हैं उन्हें स्लूप ऑफ वॉर कहा जाता है। स्लूप का मतलब वैसे नाव होती है, मतलब ऐसी नाव जो युद्ध में इस्तेमाल हो रही है, उसे स्लूप ऑफ वॉर ही बोलेंगे। तो सबसे बड़ा क्या मिलेगा? सबसे बड़ा होगा फ्रिगेट। उससे छोटा क्या होगा? उससे छोटा होगा कॉर्वेट। और उससे छोटा क्या होगा? उससे छोटा होगा स्लूप ऑफ वॉर। तो अब आपको समझ में आ गया, कहीं पे वर्ड अगर फ्रिगेट आएगा या कॉर्वेट आएगा तो आप समझ जाओगे कि ये हैं तो सारे वॉरशिप ही, बस इनके साइज का अंतर है। तो जो कॉर्वेट है वो मॉडरेट साइज के वॉरशिप्स होते हैं। तो जो आईएनएस करावत्ती है ये मॉडरेट साइज का एक वॉरशिप है जिसकी स्टिल्थ एबिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकेगा। इसे इंडिया में हमने खुद ही बनाया है और ये एंटी सबमरीन है, मतलब ये सबमरीन्स के खिलाफ तैयार की गई है। आई होप कि आईएनएस करावत्ती क्या है ये आप आसानी से बहुत बढ़िया से समझ चुके हैं। इसका पूरा नाम आईएनएस करावत्ती P31 है। इसे प्रोजेक्ट 28 के तहत डेवलप किया गया था। इसे किसने बिल्ड किया है? इसे बिल्ड किया गया है गार्डन रीच सब बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा। इतनी डिटेल्स आपको क्लियर हो गई हैं आईएनएस कावरत्ती के बारे में। तो देखिए, जो कावरत्ती है ये लीप फॉरवर्ड है, मतलब एक बहुत ही अच्छा कदम है हमारी नेवी की तरफ से, बिकॉज हमने 90% ऑफ जो इसका कंटेंट है वो यहीं से ड्रॉ किया और इसे डेवलप किया। तो ये हमारी जो इंडिजीनियस एबिलिटी है उसे एनहेंस करता है। ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल इन्वायरमेंट में लड़ने की क्षमता रखता है। इस तरह से ये इंडिया का फ्रंट लाइन वॉरशिप बन जाता है, मतलब ऐसे जहाज जो फ्रंट पर युद्ध लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं और मोर्चा संभाल लेते हैं। एडवांस स्टिल्थ फीचर है, नॉन डिटेक्टेबल है या बहुत आसानी से डिटेक्ट नहीं होगा। लो रडार सिग्नेचर है, मतलब रडार आसानी से इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। मैंने आपको बताया इनका जो कंटेंट है और इनका जो डिजाइन है दैट डिपेंड्स कि कितने ज्यादा ये डिटेक्ट हो पाएंगे। बाकी इनकी वॉरफेयर कैपेबिलिटी सबमरीन्स के खिलाफ काफी अच्छी है। ये पहला शिप है जिसे कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल से या उसके सुपर स्ट्रक्चर से बनाया गया है। अभी जो कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल होता है ये काफी हल्का होता है, इससे जो वॉरशिप का ऊपरी हिस्सा होता है वो वेट में थोड़ा कम हो जाता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आती है और जो स्टिल्थ फीचर है वो भी बढ़ जाता है। तो आईएनएस कावरत्ती के बारे में ये बातें हमने समझी। कामोटा क्लास या कामोटा क्लास कॉर्वेट्स कह लीजिए या प्रोजेक्ट 28 कह लीजिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसके तहत 4 ये एंटी सबमरीन वॉरशिप्स बनाए जाने थे, कॉर्वेट्स बनाए जाने थे, जिनमें से ये आखिरी बना है। ये जो वॉरशिप्स हैं इन्हें प्रोजेक्ट 28 के तहत डेवलप किया जा रहा है। वही गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स इन्हें डेवलप कर रहे हैं। 4
कामोटा क्लास कॉर्वेट्स को डेवलप किया जाना था, जिनका जो ऑर्डर है वो 2003 में प्लेस किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। 3 बन चुके हैं, जैसे कि हमने पहले बात की थी। पहला है आईएनएस कामोटा, 2010 में बन गया था। आईएनएस कैडमिट 2013 में बना था। आईएनएस किल्टन 2015 में बना था, और आईएनएस कावरत्ती जो अभी फाइनल हुआ। आर्टिकल है रुद्रम से रिलेटेड। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि DRDO ने रुद्रम का फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया था और इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। रुद्रम एक न्यू जनरेशन का एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, बात करते हैं एंटी रेडिएशन मिसाइल है क्या। वैसे तो आप ये भी समझिए, रुद्रम जो है वो इंडिया का पहला इंडिजीनियसली बिल्ट रेडिएशन मिसाइल है, जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, मतलब कि ये इसको मान लो किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ, फॉर एग्जांपल Su-30 Mk1 के साथ लगा दिया गया और ऊपर पूरा फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ रहा होगा और वहाँ से किसी भी एक ऐसे सोर्स को डिस्ट्रॉय करना है जो कि रेडियो वेव्स एमिट करता होगा या फिर रेडार होगा, कम्युनिकेशन का कोई भी एसेट होगा, उन सबको मार गिराने के लिए ये एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम बनाया गया है। इसमें जैसा कि मैंने बात किया है, डिज़ाइन ही इस हिसाब से किया गया है कि ये सामने वाले के रेडार, मतलब जो भी दुश्मन देश है या फिर जो भी सामने जिसको हमें ध्वस्त करना है, उनका रेडार सिस्टम हो, कम्युनिकेशन सिस्टम हो, ऐसी कुछ भी चीज़ हो, या फिर दूसरी रेडियो फ्रीक्वेंसी के कोई भी सोर्सेस हों, उनको सबसे पहले डिटेक्ट करे। डिटेक्ट करने के बाद ट्रैक करे, उनको न्यूट्रलाइज कर दे कि वो हमारे यहाँ के कोई भी सिस्टम्स को पढ़ ना पाए। एक्चुअल में क्या होता है ना कि एक बड़े से स्पेक्ट्रम, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लड़ाइयाँ होती हैं। जैसे कि सामने वाला देश है, अब देश ए ने क्या किया, कंट्री बी थी, इनके रडार सिस्टम को पकड़ लिया कि अच्छा ये रडार सिस्टम यहाँ लगा है, इस रडार सिस्टम से तो ये हमारे इन सोर्सेज को डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये मिसाइल हमने दागा, ये भी ये तो पढ़ लेंगे, इसीलिए इनके इस रडार सिस्टम को तोड़ दो पहले। समझ लो यही काम करता है ये रुद्रम। और भी फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये इसके अंदर एक तो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक कंप्यूटराइज्ड मैकेनिज्म है जिसके अंदर वो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिटेक्ट करता है। अगर वो अपना पोजीशन चेंज कर भी ले तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना पाथ भी सेट कर लेता है। चूंकि ये रुद्रम GPS इनेबल्ड है तो उसके हिसाब से ये सब कुछ ट्रैक कर लेता है। साथ ही साथ इसमें पासिव होमिंग हेड का भी फीचर है। क्या मतलब होता है इसका, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी रेडियो फ्रिक्वेंसी का सोर्स है, उस टारगेट को ये डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है, उनको उन टारगेट्स को इंगेज करने, मतलब उनको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ इसका ऑपरेशनल रेंज जो है वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये एग्जैक्ट क्यों नहीं बताया, हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी मिसाइल का रेंज हम फिक्स कर देते हैं कि 270 किलोमीटर्स है। इसका ये 100 किलोमीटर से ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये डिपेंड करता है फाइटर जेट के पैरामीटर्स पर कि फाइटर जेट कितनी तेज़ी से उड़ान भर रहा है। उसके स्पीड को भी तो एड ऑन करेगा नहीं, ये उसके हिसाब से थोड़ा और दूर जा सकता है, इसीलिए रेंज डिस्कस किया है कि 100 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही जाएगा। अगला आर्टिकल हमारा संत मिसाइल से रिलेटेड है। संत जैसा नाम है वैसा काम तो बिल्कुल नहीं है। अब चूंकि मिसाइल है तो कुछ ना कुछ तो ध्वस्त करेगा ही करेगा। DRDO मतलब कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ने अभी संत मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट फायर कंडक्ट किया है ओडिशा के कोस्ट से। संत मिसाइल का फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मतलब कि ATGM है ये, मतलब कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसके नाम के आगे स्टैंड ऑफ इसलिए लगा क्योंकि आप इस पिक्चर में देखिए आपको पता चल जाएगा। ये स्टैंड ऑफ है क्योंकि हम इसका स्टैंड देख रहे हैं और यहाँ पर इसको रोक के इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। एक्चुअल में ये 4th जनरेशन है, अपग्रेडेड वर्जन है हेलिना मिसाइल का। हेलिना मिसाइल जो है वो भी ATGM है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, लेकिन इनको एयरबॉर्न एंटी आर्मर रोल के लिए लिया जाता है। इसी का एक लैंड वर्जन है जिसका नाम है नाग। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। संत, हेलिना, नाग, ये सब हायर वर्जन में है या फिर अलग अलग जगहों से यूज़ किए जाने वाले एक ही प्रकार के मिसाइल हैं। इनको DRDO ने इंडिजिनियसली डेवलप किया है और डिज़ाइन भी इन्होंने ही किया था। इसमें खास बात यह है ना कि हम केवल इस चीज़ को, मतलब संत मिसाइल को लॉन्च करने से पहले ही टारगेट को लॉक नहीं कर सकते हैं, बल्कि लॉन्च करने के बाद भी लॉक कर सकते हैं। मतलब ये कितनी बड़ी स्पेशलिटी है कि अगर मान लो हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को टारगेट किया, यहाँ से मिसाइल दागा, ये जा ही रहा था, तब से बीच रास्ते में पता चला कि जिस पर हमने टारगेट किया था अब वो शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया है। उस केस में तो अब तो ये मिसाइल जा चुका है। अगर आफ्टर लॉन्च लॉक ऑन कैपेबिलिटी नहीं होगी तब तो दिक्कत हो जाएगी।
इसीलिए अब क्या होगा कि एक बार लॉन्च कर भी दिया तो भी हम इसको वापस से लॉक कर देंगे इस टारगेट के लिए, तो अब ये यहाँ पर जाके ध्वस्त करेगा। जो इसका टोटल रेंज है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 किलोमीटर रेंज पर ये ऑपरेट कर सकता है। अगला आर्टिकल हमारा शौर्य मिसाइल से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में सक्सेसफुली न्यूक्लियर कैपेबल शौर्य मिसाइल को ओडिशा के कॉस्ट से सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। यहां पर आपको यह समझना होगा कि शौर्य मिसाइल जो है वो सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसी का एक दूसरा वेरिएंट था, एक्चुअल में आपने सागरिका का नाम सुना होगा। सागरिका शॉर्ट रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल था, SLBM है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल K-15 सागरिका। इसी का लैंड वर्जन है, लैंड वेरिएंट है जिसका नाम है शौर्य। ठीक है, रेंज इसकी लगभग वही 750 किलोमीटर की है। पेलोड 200 से 1000 kg का पेलोड ये मारक क्षमता अपने साथ ले जा सकता है। ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल के मिसाइल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका जो कोड नेम है वो एक्चुअल में कलाम, मतलब कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से आया था। ये अरिहंत क्लास ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन्स से लॉन्च किए गए थे। इसके फीचर की बात करें तो ये कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम है, मतलब कि एक सिलेंड्रिकल शेप का डब्बा होता है, उसके अंदर मिसाइल सिस्टम का पूरा सिस्टम होता है। कहीं पर भी इसको लाद के ले जाओ और वहाँ से इसका यूज़ कर लो। तो शौर्य जो है जैसे आजकल के मॉडर्न मिसाइल सिस्टम्स होते हैं उसी तरीके से कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम है। छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं इस तरीके से, इसके अंदर आराम से स्टोर किया जा सकता है, इसी से ऑपरेट किया जा सकता है। ये जो भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते हैं ना, कि हमने शौर्य मिसाइल छोड़ी और सामने वाले देश ने या फिर किसी और ने, जो भी हमारे विरोधी पार्टी हैं, उन्होंने डिफेंस सिस्टम के तौर पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डाल दिया, तो इसकी ना बहुत ज़्यादा मैन्यूवरेबिलिटी होती है। मतलब कि हम इसको तुरंत के तुरंत इसका पाथ चेंज कर सकते हैं, एक तरफ से दूसरे डायरेक्शन में लेके आ सकते हैं। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से ये लेस वल्नरेबल है, मतलब इसका असर थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये इतना बढ़िया से हम इसको गाइड कर सकते हैं कि तुरंत इसका रास्ता हम चेंज कर देंगे। के फैमिली ऑफ मिसाइल्स की बात करें तो ये सभी प्राइमरीली सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल की बात होती है। SLBMS सारे के सारे हैं। इंडिजिनियसली डेवलप्ड किया गया है इनको DRDO के द्वारा, और ऐसे मिसाइल्स को 1990 से स्टार्ट किया गया था, और ये इंडिया को न्यूक्लियर ट्रायड बनाने में कंप्लीट कर रहे थे। न्यूक्लियर ट्रायड का वही मतलब है कि जल, वायु और थल, तीनों जगहों से हम मिसाइल्स को दाग सकते हैं। मतलब हम तीनों जगहों से अपने डिफेंस सिस्टम को इक्विप कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। इंडिया ने सक्सेसफुली डेवलप किया और बहुत सारे मल्टीपल टाइम्स इसके टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किए K4 मिसाइल सिस्टम का। रेंज 3500 किलोमीटर तक का है इस के फैमिली ऑफ मिसाइल्स का। अगला आर्टिकल हमारा स्लिनेक्स से रिलेटेड है। स्लिनेक्स 20 श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, मतलब कि इंडिया की तरफ से नेवी और श्रीलंका की नेवी दोनों एक साथ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज करती है स्लिनेक्स 20 के अंदर में। ये जो 2020 का स्लिनेक्स पूरा एक्सरसाइज रहा था, इसको श्रीलंका के ट्रिंकोमली जगह पर हुआ, और ये 19 से 21 अक्टूबर तक कंडक्ट हो रहा है। स्लिनेक्स अपने आप में, जैसा कि हमने डिस्कस किया, एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका का, जिसको स्टार्ट किया गया था 2005 से, और तब से लेके आज तक में 7 सक्सेसफुल एक्सरसाइजेस ऐसे कंडक्ट किए गए हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि अब चूंकि दोनों नेबरिंग स्टेट्स हैं, और यहाँ से आप जैसे इस मैप में देखिए क्या होगा कि अगर कोई भी अगर शिप है वो इस स्पेस का यूज़ कर ले, मतलब बीच से ऐसे निकल जाए, तो उसका बहुत सारा स्पेस बचेगा। अगर वो म्यांमार वाले एरिया में जाना चाहता हो या फिर कोई भी इस रीजन में जाना चाहता हो, वो पूरा इधर से घूम के जाएगा तो उसको लंबा रूट पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके लिहाज से भी ये एरिया इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसका एक ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि हम जो भी इंडिजिनियसली बिल्ड करते हैं, अपने शिप हैं या फिर एयरक्राफ्ट हैं, नेवल शिप जो भी हैं, उनको हम थोड़ा शोकेस कर सकें, अपनी कैपेसिटीज़ दिखा सकें। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आ पड़े जिसमें इंडिया की नेवी और श्रीलंका की नेवी को एक साथ काम करना पड़े, इन्हीं चीज़ों पर इंटर ऑपरेबिलिटी, हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की बात करते हैं। जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं दोनों की नेवीज़ की, वो एक दूसरे को सिखाते हैं। साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर वेपन फायरिंग कैसे कर सकते हैं, जहाज को कैसे मोड़ना है, किन सिचुएशन में कैसे चलाना है, ये सब सिखाया जाता है, एक दूसरे नेवी के साथ शेयर किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग हाई डिग्री ऑफ टुगेदरनेस देखते हैं, मतलब कि क्या कैसे करना है, एक दूसरे का सपोर्ट कर दो केवल, है ना। इस तरीके से हम लोग इस पूरे रीजन में जो भी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है इस मैरीटाइम रीजन में,
उनको हम लोग इन्हांस करने का काम करते हैं ऐसे किसी भी एक्सरसाइज से। अब चूंकि ये श्रीलंका और इंडिया का है, तो इस पूरे रीजन में जो भी सी रूट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना और इन सब का काम होता है स्लिनेक्स 20 के अंदर में। यहाँ पर मैप में एक चीज़ ज़रूर से देखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया का सबसे ये टिप पॉइंट जो है, इस टिप पॉइंट, ये जो आइलैंड आप देख रहे हो, इस आइलैंड का नाम है पंबन आइलैंड। और पंबन आइलैंड के एकदम यहाँ पर मिलता है आपको रामेश्वरम। रामेश्वरम का नाम आप सबने सुना होगा। साथ ही साथ इसका जो बिल्कुल टिप पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग धनुषकोडी, ठीक है। और यहीं से वो राम सेतु स्टार्ट होता है। फिलहाल अगर हम लोग को इंडिया से श्रीलंका जाना होता है तो एक फेरी चलती है, फेरी से हम जा सकते हैं। जिस हिसाब से इंडिया का सबसे फाइनल वाला आइलैंड जिसका नाम था पंबन आइलैंड, उसी तरीके से श्रीलंका का जो सबसे फाइनल वाला आइलैंड है उसका नाम है मन्नार आइलैंड। और जिस हिसाब से यहाँ पर हम सबसे टिप वाले पॉइंट पर धनुषकोडी देख रहे थे, इसी हिसाब से श्रीलंका के मन्नार आइलैंड पर सबसे पिक पॉइंट होता है तलाई मन्नार, ठीक है। तो ऐसे टिप पॉइंट टू पॉइंट हमें याद होने चाहिए थोड़ा सा। अगर कोई बोल दे हमें अरेंज करो फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका, ठीक, और खूब सारी चीज़ें दे दे, जैसे कि पंबन आइलैंड दे दे, धनुषकोडी दे दे, तलाई मन्नार दे दे, और मन्नार आइलैंड दे दे, और रामेश्वरम दे दे, और बीच में एडम्स ब्रिज दे दे, कुछ भी दे दे, तो इन सब चीज़ों को आप अरेंज करने की क्षमता रखते रहो। मतलब आपको इतना थोड़ा बहुत ऐसे ही फॉर फन याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनवील किया है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020। इसको पहले डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले आप ये जानिए प्रोक्यूरमेंट क्या होता है या फिर पब्लिक प्रोक्यूरमेंट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोक्यूरमेंट क्या होता है। देखिए, यहाँ पर आप सबको पता होगा सरकारों का या फिर सरकारों की जितनी भी कंपनी से, जिन्हें हम PSUs के नाम से जानते हैं, उन सबको गुड्स एंड सर्विसेज की नीड होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस प्रेज्यूम सरकार ने एक टेंडर जारी किया है और टेंडर ये है कि न्यू मिसाइल्स बनाना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे देश की कंपनी से वो यहाँ पार्टिसिपेट करेगी, और इवन फॉरेन कंपनीज भी पार्टिसिपेट करती हैं बहुत सारे केसेस में। मैं फॉरेन कंपनीज के बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हमारे देश की बात कर रहा हूँ, हमारे देश के कंपनीज की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो कंपनी सबसे अच्छा काम करेगी, सबसे अच्छा कम दाम में काम करके देगी, उसको यहाँ पर काम सौंपा जाता है। यही प्रोसेस जो होता है उसको कहते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट। अब यहाँ पे फॉरेन कंपनीज की बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये जो सैलिएंट फीचर्स में लिखा है ये पॉलिसी के बारे में, ये कह रहे हैं फीचर्स कि हम DAP डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर को अपनाने की एक वजह यह है कि हमारा जो विजन है आत्मनिर्भर भारत को लेकर, सेल्फ रिलायंट इंडिया को लेकर, उसको और भी ज़्यादा एम्पावर कर सके। एम्पावर किसको कर सके? आत्मनिर्भर भारत को, थ्रू मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स। इंडिया में जितने भी कंपनी से इनको काम सौंपा जा सके, फॉरेन कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट कम से कम किया जा सके। तो इसीलिए डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर ये कह रहा है कि आत्मनिर्भर विजन को मद्देनजर रखते हुए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए और इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जैसा तब्दील करते हुए हमें ये सारे काम करना होगा, इंडिया की कंपनीज को काम देना होगा। इसका एम ये भी है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एम्फेसाइज कर सके, सिंप्लीफाइड वे में, डेलिकेट वे में, और जो टाइमलाइन होती है काम करने की उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस कर सके, और प्रोसेस जो होता है किसी भी इंडस्ट्रीज का वो यूजर फ्रेंडली बना सके, एज फ्रेंडली एज पॉसिबल। ये इफेक्ट में आया था 1 अक्टूबर 2020 में, और ये सुपरसीड कर रहा है डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को, जो कि आया था 2016 में। यानी 2016 में डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर आया था, अभी जो है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है, और डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर इफेक्ट में आ गया है, इंप्लीमेंट हो गया है 1 अक्टूबर 2020 से ही। अब मैं DPP की थोड़ी बात कर लेता हूं। ये फर्स्ट DPP है जो प्रोमुलगेट किया गया था इन द ईयर 2002 एंड हैज सिंस बीन रिवाइज पीरियोडिकली, और उसके बाद से पीरियोडिकली 6 महीने में या 12 महीने में या 8 महीने में कैसा भी होगा, पीरियोडिकली होगा, सेवरल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इसको रिवाइज कर दिया जाएगा। तो 2002 से ही इसको रिवाइज कर रहे थे हम, लेकिन फाइनली 2020 में एक नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर हमें मिल गया है। अर्लियर 2019 अगस्त में हुआ ये था, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कॉन्स्टिट्यूट किया था एक कमिटी
ये कमेटी अपूर्वा चंद्रा के अंतर्गत बनाई गई थी, वर्क कर रही थी फॉर प्रिपरेशन ऑफ DAP 2020। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए DAP 2020 किसके रिकमेंडेशंस के बाद बने हैं, तो आप अपूर्वा चंद्रा कमेटी का नाम ले सकते हो। DAP इंश्योर करेगा टाइमली एक्विजिशन ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, जो भी मिलिट्री को इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है वो इंश्योर करने का काम होगा DAP का। और जो भी सिस्टम्स की ज़रूरत होगी और या फिर प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत होगी हमारे आर्म्ड फोर्सेस को इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, कैपेबिलिटीज, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एलोकेटेड बजटरी रिसोर्सेज, ये सारा काम इंश्योर करेगी DAP। DAP कवर करेगा ऑल कैपिटल एक्विजिशन और इसके अलावा वर्क्स एंड लैंड undertaken by the Ministry of Defence and Service Headquarters SHQ, both from indigenous sources and export import except for medical equipments। So जो DAP का काम होगा ये सारे कैपिटल एक्विजिशंस करेगा, वर्क करेगा, लैंड को एक्वायर करने का काम करेगा जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडरटेक में आते हैं और सर्विस हेडक्वार्टर्स के अंडरटेक में आते हैं। और जो काम करेगा ये इंडिजीनियस सोर्सेस के ऊपर और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर भी कर सकता है कि किस तरह से हम इक्विपमेंट्स आगे से खरीदेंगे। लेकिन शर्त यहाँ पे ये है, एक्सेप्ट हो रहा है यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट, क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट की नॉलेज नहीं होगी लोग को, इसीलिए ये दूसरे डिपार्टमेंट में सौंप दिया जाएगा। अब वो कौन सा डिपार्टमेंट है यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया गया, बहरहाल इसका काम नहीं है, DAP का काम नहीं है, इसलिए मेंशन नहीं किया गया यहाँ पे। की पॉइंट्स जो होंगे ये पॉलिसी के वो कुछ इस तरह से होंगे। ऑफसेट पॉलिसी रिवाइज, ऑफसेट क्या है मैं आपको समझाऊंगा बाद में। अभी तो इतना देखिए ऑफसेट पॉलिसी रिवाइज में क्या रहा है, गवर्नमेंट ने चेंज किया है 15 साल की पुरानी पॉलिसी बाय रिमूविंग सेवरल क्लॉज जो ऑफसेट के रिलेटेड थे फॉर इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिफेंस डील्स एंड सिंगल वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ आर्म्स एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। तो बहरहाल बोलने का बात ये है यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस लेकर आए हैं और जो पुराने क्लॉज हो गए थे उसको निकाल फेंके हैं। द ऑफसेट गाइडलाइंस हैव आल्सो बीन रिवाइज्ड, ऑफसेट किस तरह से करेंगे इसकी भी गाइडलाइंस को रिवाइज कर दिया गया है। wherein preference will be given to manufacture of complete defense products over components and various multipliers have been added to give incentivization in discharge of offsets। तो बताया ये जा रहा है कि प्रेफरेंस दी जाएगी अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है पूरा डिफेंस प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि आप थोड़े पार्ट्स लेकर आके दे रहे हो, तो इंसेंटिव्स भी उनको ही दिया जाएगा जो कंप्लीटली डिफेंस प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और ये पॉलिसी नोटिफाई भी करेगी लिस्ट ऑफ वेपन्स को और प्लेटफॉर्म्स जहां पे बैन लगाया जाएगा इंपोर्ट को। व्हाट इज ऑफसेट? ऑफसेट को कुछ इस तरह से मैं बता सकता हूं कि फॉरेन डिफेंस एंटिटीज जो होते हैं जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, से ए इज द कंट्री हु हैज असाइंड कॉन्ट्रैक्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट कि आप हमें वेपन्स बना के देना, हम आपको अगर 1000 करोड़ रुपए इसकी कीमत है तो 500 करोड़ रुपए आपको दे देंगे और 500 करोड़ रुपए हम जो देंगे वो 500 करोड़ रुपए इंडिया में ही खर्च करें, इंडिया ही में ही ऑफसेट करें, इसको हम बोलते हैं ऑफसेट। यहाँ पे क्या दिया गया है 30%, जो मैं अभी यहाँ पे 500 का एग्जाम्पल दिया वो 50% हो गया, आप इसको 30% कर लेना यानी 300 करोड़। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं हम। अंडर द ऑफसेट पॉलिसी द फॉरेन डिफेंस एंटिटीज वर मैंडेटेड टू स्पेंड एटलीस्ट 30% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन इंडिया थ्रू प्रोक्योरमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज और सेटिंग अप ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज। तो ये 300 करोड़ कहीं भी स्पेंड कर सकते हैं, जैसा कि कंपोनेंट्स को प्रोक्योर करना है या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज या फिर सेटिंग अप ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज, इंडिया में ही करना होगा। ये अगर कोई डेवलपमेंट फैसिलिटीज बना रहे हैं तो इंडिया में ही करना चाहिए 300 करोड़ के अंदर। ये कंडीशन हर कॉन्ट्रैक्ट्स पे लागू की जाएगी जिसकी वैल्यू 2000 करोड़ से ज्यादा होगी। इसका मकसद ये था कि डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकें। नेक्स्ट आर्टिकल, पायरेसी इन द इंडियन ओशन रीजन। रिसेंटली इंडिया ने ज्वाइन किया है जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट या जिद्दा अमेंडमेंट को एज एन ऑब्जर्वर। यहाँ पे देखिए DCOC यानी जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2009 में अंडर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य ये था कि रिप्रेशन ऑफ पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी। होता ये है, ये जो रीजन देख रहे हो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है आपका गल्फ ऑफ एडन, ये है रेड सी और ये है आपका इंडियन ओशन। यहाँ पे बहुत सारे पायरेसी के केसेस देखने को मिलते हैं क्योंकि ये जो रीजन है सोमालिया वाला रीजन, यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा वर्स्ट होते हैं हमेशा।
गवर्नमेंट सही कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का यहाँ पे, इसीलिए इकोनॉमिक कंडीशंस यहाँ के लोगों की बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से ये लोग पायरेसी करने पे मजबूर होते हैं। हाउएवर वी हैव टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पायरेट्स। तो हमने क्या किया, एक जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट बनाया कि यहाँ पे जो भी पायरेसी हो रही थी, आर्म्ड रॉबरी हो रही थी, उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन लिया जा सके। ये हो रहा था अगेंस्ट शिप्स इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी, जो कि मैं अभी बताया है आपको। जिद्दा अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है यहाँ पे। ये जिबूती कोड को और भी ज़्यादा ब्रॉडेंड किया है, और इसको हाई लेवल मीटिंग के दौरान जिद्दा में जो हुई थी, जिद्दा मैं बता दूं आपको सऊदी अरबिया का एक शहर है, इसको हम जिद्दा कह रहे हैं। 2017 में ही हाई लेवल मीटिंग के दौरान जिद्दा ने ये अमेंडमेंट किया था और ये अमेंडमेंट में ज्वाइन भी हो गया था, मतलब जीओडी कोड ऑफ कंडक्ट में जिद्दा ने ज्वाइन किया था। अगेन इट इज़ द फैक्ट दैट जिद्दा इज़ द सिटी ऑफ सऊदी अरबिया, जिद्दा का कैपिटल रियाद है। ये कवर करेगा मेजर्स सच एज कि किस तरह से हम सप्रेस कर सकें रेंज ऑफ इलिसिट एक्टिविटी, यानी इलीगल एक्टिविटीज़ को। ये इलीगल एक्टिविटीज़ जैसा कि पायरेसी, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक्स, इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, इलीगल ऑयल बंकरिंग, क्रूड ऑयल थेफ्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्मगलिंग एंड इलीगल डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। ये सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को, इलीगल एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने के लिए ये मेजर्स लिए गए हैं। ये ग्रुप में 18 मेंबर स्टेट्स होंगे, जो कि रेड सी के एडजॉइनिंग नेशंस होंगे, ये गल्फ ऑफ एडन के, या फिर ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के, या फिर आइलैंड कंट्रीज़ के, जो इंडियन ओशन रीजन में नेटिव है। एज एन ऑब्जर्वर इंडिया का काम ये होगा कि इंडिया इनके साथ मिलकर काम करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, सच दैट हमारी भी मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए इंडियन ओशन रीजन में। अब देखिए पायरेसी क्या होती है और इसके एसोसिएटेड थ्रेट्स क्या है और इसका स्टेटस क्या है इंडियन ओशन रीजन में। मैं बता दूं आपको, आर्टिकल 101 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉस ऑफ द सी, इसको आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज ने कुछ इस तरह से डिफाइन किया है पायरेसी को आर्टिकल 101 में कि ये इस तरह के एक्ट्स हैं, वायलेंट एक्ट हैं, डिटेंशन करते हैं, यहाँ पे डिप्रेडेशन होता है ऑन द हाई सीज बाय द क्रू और पैसेंजर्स ऑफ अ प्राइवेट शिप। प्राइवेट शिप के क्रू या पैसेंजर्स क्या करते हैं, कोई भी शिप यहाँ से गुजर रही है, एयरक्राफ्ट यहाँ से गुजर रहा है, तो इसको रुका लेते हैं, यहाँ पे इनको डिटेन कर लिया जाता है या इनके ऊपर वायलेंस बिहेव, और क्या करते हैं, जो भी इनके आसपास की प्रॉपर्टी जो है और जो भी इनके पास पैसा है, जो भी ऑयल टैंकर्स वगैरह जो भी है, इसके ऊपर कब्जा करके उनको भगा देते हैं। अदरवाइज ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ये लोग ये ऑफिसर्स को मार भी देते हैं, ठीक है। तो 101 ये कह रहा है, एनी एक्ट ऑफ वायलेंस, डिटेंशन और डिप्रेडेशन committed on the high sea by the crew or passengers of a private ship or aircraft against another ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any states for private ends, ये पायरेसी कहलाती है। जैसा कि मैंने कहा, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, लैक ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एंड पॉवर्टी ऑन लैंड, इसकी वजह से ये सारी के सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होते हैं। हाईजैकिंग ऑफ शिप्स होती हैं, किडनैपिंग होती है, रैंसम में पैसा मांगा जाता है, और ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं इन्हें हम पायरेसी कह रहे हैं। ड्यू टू पुअर कंडीशंस ऑफ द पीपल ऑफ द नेटिव्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन, ये कह सकता हूँ मैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, अफ्रीका की जो की मैरीटाइम रूट्स है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। 90% अफ्रीका के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सी के द्वारा की जाती है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान अफ्रीका के देश को ही पहुंचा है। और जो पायरेसी होती है, इनका इंटेंशन अटैक भी हो सकता है अगेंस्ट शिप्स इन्वॉल्व्ड इन ऑयल एंड गैसेस ट्रांसपोर्टेशन सच एज टैंकर्स, बल्क कैरियर्स एंड टग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉमर्शियल शिप्स फ्रॉम स्मॉलर कंट्रीज एंड फिशिंग वेजल्स हैव ऑल्सो बीन टारगेटेड बाय द पायरेट्स। ये तो इनको भी नहीं छोड़ते हैं जो स्मॉल कंट्रीज से ताल्लुक़ रखते हैं और फिशिंग वेजल से, यानी फिशेस को जो लेकर जाते हैं, इनको भी नहीं छोड़ते हैं, इनको भी अपना शिकार करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोस्ट लाइन ऑफ निजेरिया ने बहुत ज़्यादा अटैक्स देखे हैं 2018 में। दिस इज़ पार्टली बिकॉज ऑफ पेट्रोपायरेसी। यहाँ पे होता ये था, ये टैंकर्स को टारगेट किए जाते हैं जो नाइजीरिया से निकलते हैं, क्योंकि नाइजीरिया ऑयल और गैस के लिए बहुत ज़्यादा रिच कंट्री माना जाता है। तो इससे लड़ने के लिए नाइजीरिया ने क्या किया, थोड़ी लर्निंग भी दी गई है यहाँ पे। लर्निंग फ्रॉम पुंटलैंड स्टेट, ये सोमालिया का स्टेट है। पुंटलैंड ने सक्सेसफुली लड़ा है पायरेसी से,
2008 से लड़ना स्टार्ट किया है ये। अब ये लड़ेंगे कैसा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरीटाइम पुलिस पेट्रोल करेंगी यहाँ पे, और पायरेसी को काउंटर करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिया जाएगा, पेट्रोलिंग होगी यहाँ पे, स्पाइस भेजे जाएंगे कि पायरेट्स को देखें करें। तो ये सारे फैक्टर्स यूज करके, इस्तेमाल करके हमने, यानी पुंटलैंड स्टेट ऑफ सोमालिया ने इस पे कब्जा पा लिया है, और यहाँ पे पायरेसी के केसेस अब ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। तो इससे हम कुछ लर्निंग्स लें कि ये जो देश हैं आए हैं एक दूसरे के साथ, 18 देश रेड सी एरिया से, गल्फ ऑफ एडन से या ईस्ट ऑफ अफ्रीका से और छोटे आइलैंड कंट्रीज से, ये सारे के सारे इंडियन ओशन रीजन में जहाँ पे पायरेसी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे अपने नेवी ऑफिसर्स को भेजें, सबमरीन्स भेजें, और यहाँ पे ट्रेड को सिक्योरली प्रमोट कर सकें और सिक्योरली कैरी आउट कर सकें, वो मेजर्स लिया जाए। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।